हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 161 से स्टार्ट है, मतलब 161वां क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इससे पहले के जो 160 क्वेश्चंस हैं यानी कि 160 क्वेश्चंस हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस में हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देखिएगा, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में से भी वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्जाम फिल किया है जिसमें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, यानी कि सामाजिक विज्ञान आता है, सोशल स्टडीज़ आती है, तो ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फ्रेंड्स, मैंने 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है हिस्ट्री के भी। अभी ये 161 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। 200 क्वेश्चंस हिस्ट्री के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी करेंगे और 200 क्वेश्चंस पॉलिटी के भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इतिहास की तिथियों को लिखने की पद्धति में एडी को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार कि किसी डेट के आगे एडी लिखा होता है, बीसी लिखा होता है। तो आज मैं आपको ये थोड़ा सा बताने वाली हूँ। इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि एडी का क्या मतलब है। आफ्टर डेथ, एनो डोमिनी, एंशियंट डेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है एनो डोमिनी। एडी को हम क्या कहते हैं, एनो डोमिनी। फ्रेंड्स, एनो डोमिनी जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। मतलब एनो डोमिनी का मतलब वो वर्ष जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति में बीसी का क्या अर्थ है। बीसी का क्या अर्थ है अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा ठीक से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप पहले ये 2 क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर नीचे वाला एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। बीसी का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कास्ट, या फिर बिफोर क्रिस्ट। तो बीसी का अर्थ है बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, देखिए क्रिस्ट का मतलब हो गया ईसा मसीह और बिफोर का मतलब हो गया पहले, यानी कि ईसा मसीह के पहले। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन पर। ये क्या है देखिए, अब मैं आपको बताऊं। एडी, बीसी और बिफोर क्रिस्ट, ये 3 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए एडी और सीई एक बराबर है, यानी कि एडी और सीई एक ही हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, यानी कि वो ईयर जिस ईयर ईसा मसीह पैदा हुए थे वहाँ से एडी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एडी का मतलब होता है ईसवी। ये आ गया ईसवी, आपने ईसवी लिखा हुआ देखा होगा कई जगह पर। तो जिस ईयर पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी कि अगर यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो ये तो हो गया ईसवी। यहाँ पर हम इसको माने, इसको हम लिखेंगे ईसवी। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी ईयर होंगे 91, 92, 93, 94, 96, जितने भी ईयर्स होंगे वहाँ हम लगाएंगे एडी, यानी कि ईसवी। 1990 ईसवी, 1990, 1991 ईसवी, 2000 ईसवी, 2021 ईसवी, यानी कि एडी। ठीक है, 2000 एडी, 2001 एडी। ठीक है, समझ आया आपको। ये टाइम है एडी, यानी कि जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये हो गया एडी, यानी कि कॉमन एरा हो गया, क्योंकि एडी और सीई बराबर है। तो यहाँ के जितने भी ईयर्स होंगे, इधर जितने भी ईयर्स होंगे सब में लगेगा ई, यानी कि ईसवी, यानी कि एडी, यानी कि कॉमन एरा। अब हम बात करते हैं इधर की। इधर में क्या आएगा, देखिए ईसा मसीह के बाद जितने भी ईयर्स आए उसमें तो हमने लगा दिया ईसवी, यानी कि एडी, यानी कि सीई। लेकिन इससे पहले के जो ईयर्स हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, तो जो इससे पहले के ईयर्स हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने से पूर्व, यानी कि बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम सब जगह पर लगाएंगे। इंग्लिश में इसे बोलेंगे बीसी, हम लगाएंगे बीसी, और हिंदी में इसे बोलेंगे ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया आपको। मैं एक बार आपको फिर से ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप डेट्स आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं एक चार्ट बनाती हूँ। जैसे सपोज ये एक चार्ट है और एक ये डेट है, इस ईयर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे ईसवी, जिसे हम कहते हैं एडी। ये हो गया एडी और ये हो गया कॉमन एरा, क्योंकि एडी और कॉमन एरा दोनों एक बराबर हैं, इसलिए इस जगह को हम कहते हैं एडी
कॉमन एरा और ईसवी, हिंदी में ईसवी। तो इसके बाद की जो भी डेट्स होंगी इनको हम कहेंगे ईसवी, और इसके बाद की इससे पहले की जितनी भी डेट होंगी उनको बोलेंगे ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, अब बिफोर क्रिस्ट यानी कि बीसी, बीसी को हम बीसीई भी कहते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि इधर की डेट्स को बोलते हैं कॉमन एरा तो इधर की डेट्स को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, देखा, समझ आया आपको? इधर की चीज हो गई कॉमन एरा यानी कि एडी, इधर की चीज हो गई बिफोर कॉमन एरा यानी कि बीसीई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है 163 क्वेश्चन है, इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग किन के लिए करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं स्रोत क्या होते हैं। जैसे सपोज कोई एल्बम है, यानी कि कोई शादी की एल्बम है, तो वो क्या है? वो एक स्रोत है जिससे हमें पता चलता है कि शादी में क्या क्या हुआ था, जैसे क्या कपड़े पहने थे, कौन कौन आया था, कैसी डेकोरेशन थी, कहाँ शादी हुई थी। तो वो स्रोत है जिससे हमें शादी के बारे में पता चलता है। लेकिन इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? स्रोत मैंने आपको अभी बताया कि जिनसे हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इतिहासकारों के लिए स्रोत क्या है? पहला अभिलेख, पांडुलिपियाँ, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तो ये चारों ही चीज़ें स्रोत हैं, यानी कि इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या है, क्योंकि इन सब से अलग अलग क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभिलेख का मतलब, अभिलेख वो होते हैं जो पत्थरों पर लिखवाए जाते हैं या फिर धातुओं पर लिखवाए जाते हैं, मतलब कठोर सतह पर लिखवाए जाते हैं। जो कठोर सतह होती है, चाहे वो पत्थर हो गया, धातु हो गया, खंबे हो गए, तो उन पर जो लिखवाया जाता है, जैसे पहले के राजाओं ने लिखवाया था अपने बारे में कि ये काम हुआ, ये हुआ, तो वो सब क्या है? वो अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख बहुत फेमस है ना। अब आते हैं पांडुलिपियों पर। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती हैं, पर वो कठोर सतह पर नहीं लिखी जाती। जैसे वो किस पर लिखी जाती है? या तो वो लिखी जाती है ताड़पत्रों पर, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि पांडुलिपियों से क्वेश्चन अलग से भी बनता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको जानने की ज़रूरत है। या तो ताड़पत्रों पर लिखा जाता है, या फिर एक पेड़ होता है, उसकी भुर्ज, उस पेड़ का नाम है भुर्ज। ठीक है, उस भुर्ज की छाल पर एक भोजपत्र तैयार किया जाता है। भुर्ज पेड़ है। आप पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि कौन सा पेड़ है जिससे पांडुलिपियां बनती हैं, तो वो भुर्ज पेड़ है। उसके छाल से एक भोजपत्र तैयार किया जाता है और उस पर पांडुलिपियां लिखी जाती हैं। फ्रेंड्स, पांडुलिपियों को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ, मतलब पुरातत्व विभाग से जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं वो भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, अभिलेखों से, पांडुलिपियों से और पुरातत्व से ज्ञात सभी जानकारियाँ हमें स्रोत के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में यज्ञों और कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी रचना की गई है? ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अब देखिए, वेद जो होते हैं, वेद में यज्ञों और कर्म कांडों की बात होती है। सबको पता है 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, अब उनमें यज्ञों और कर्म कांडों की बात होती है, बट उनको अच्छी तरह से समझने के लिए, अब देखिए हर कोई तो नहीं समझ सकता उनको, बट उनको अच्छी तरह से समझने के लिए किसी का निर्माण किया गया, किसी की रचना की गई। तो वो क्या है? अथर्ववेद, शतपथ, पंचविश या ब्राह्मण ग्रंथ। तो वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ बताए हैं कि कौन से वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऋग्वेद है, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। फ्रेंड्स, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। यजुर्वेद के लिए शतपथ या वाजसनेय, सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपथ। मतलब ये हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ये 5 जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किस लिए हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ? इन चारों को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद का 1 ही है, सामवेद का भी 1 है और अथर्ववेद का भी 1 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक बौद्ध ग्रंथ, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी, वैदिक, पाली या फिर संस्कृत। तो फ्रेंड्स,
पाली भाषा में लिखे गए थे। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, आप याद रखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से हैं त्रिपिटक? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और उपरोक्त सभी। तो ये चारों ही जो हैं, ये तीनों ही जो हैं वो त्रिपिटक हैं। देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, यानी कि तीन पिटक, एक पिटक, दो पिटक, तीन पिटक। आपको इनके नाम भी याद रखने अलग से कि सुत्त, विनय और अधिधम्म, ये तीनों पिटक हैं जो कि त्रिपिटक के नाम से फेमस हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई? फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर बौद्ध धर्म की पढ़ी थी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे और जैन धर्म के जो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, आप याद रखेंगे कि पाली भाषा में लिखे गए थे बौद्ध धर्म और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे जैन धर्म के ग्रंथ। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 क्वेश्चन, 20 लाख साल पहले के मानव को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है फ्रेंड्स, खानाबदोश, आखेटक खाद्य संग्राहक, मेसोलिथ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सेकंड, यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था 20 लाख साल के पहले के मानव को। लेकिन क्यों कहा जाता था ये भी जान लेते हैं। देखिए, आखेटक से का मतलब होता है आखेट यानी कि शिकार करना, और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है खाद्य सामानों को संग्रह करके रखना। ठीक है, अब जो 20 लाख पहले का मानव था उसे कुछ बनाना तो आता नहीं था, कुछ उसे पकाना तो आता नहीं था, कुछ उगाना तो आता नहीं था, तो वो क्या करता था? वो आखेट करता था, वो शिकार करता था और उसका संग्रह करके रखता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो जो शिकार कर लेता था कई बार उसे ज़्यादा भी मिल जाता था, तो वो सारा थोड़ी एक टाइम में खा लेगा, तो वो संग्रह करके रखता था। जैसे सपोज मछलियाँ हैं, मछलियाँ पकड़ ली उसने, चिड़िया पकड़ ली, फल फूल तोड़ लिए, कहीं से पौधे पत्तियाँ, अंडे मिल जाते थे उसे, तो वो इकट्ठे करके रख लेता था कि थोड़े टाइम बाद खाता रहेगा, तो इसलिए, और शिकार करता था उन चीज़ों का, तो वो भी थोड़ा थोड़ा संग्रह करके रख लेता था। इसलिए उस मानव को क्या कहते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी कि जो आखेट भी करता है, आखेट माने जो शिकार भी करता है और जो खाद्य सामानों का संग्रह भी करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता का सबसे लंबा प्राचीन काल कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे लंबा काल पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल सबसे लंबा काल था। मैं अभी आपको नीचे मैंने चार्ट बनाया, उस चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा काल था पुरा पाषाण काल, कब से? 20 लाख साल से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अभी हमने ईसा पूर्व के ऊपर बात की थी, ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC, है ना। तो फिर इसके बारे में बात हुई थी, अभी ऊपर हमने की थी। तो ये कह रहे हैं, अब ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि 20 लाख से लेकर 10,000 कितना बड़ा समय रहा होगा, इसलिए पूरा पाषाण काल को सबसे बड़ा काल कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बहुत बड़ी होती है तो वो एक साथ तो एक्सप्लेन की नहीं जा सकती, उसे कुछ भागों में बांटना पड़ता है ना। तो इसलिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। और वो कौन कौन से भाग थे, किन किन भागों में बांटा गया था? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उपरोक्त तीनों। इसका आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त तीनों, यानी कि इसका आंसर है उपरोक्त तीनों। पूरा पाषाण काल को इन तीनों भागों में बांटा गया था, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चार्ट समझ लेते हैं। मैंने ये चार्ट बनाया है आपके लिए। देखिए, फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, जो कि 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसको हमने 3 कालों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब आ गया दूसरा काल जो है मध्य पाषाण काल, वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व था, और नव पाषाण काल वो 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा समय कौन सा हुआ? सबसे बड़ा समय यही हुआ पूरा पाषाण काल वाला, जो कि था 20 लाख से 10,000 साल, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया। ये पहचानी आप बनाएंगे, इनके आगे पूरा लगा हुआ है, निम्न पूरा पाषाण काल,
उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। यहाँ पर पूरा लिखना रह गया है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो यहाँ पर आएगा मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 क्वेश्चन, होमोसेपियंस का जन्म किस काल में हुआ था? उच्च पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उच्च पुरा पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या नव पाषाण काल में? तो फ्रेंड्स होमोसेपियंस का जन्म हुआ था उच्च पुरा पाषाण काल में। ठीक है, कौन से वाले में? उच्च पुरा पाषाण काल में, जो हमने यहाँ देखा था ये वाला। ठीक है, इस वाले काल में होमोसेपियंस का जन्म हुआ था। अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 150 वर्ष पूर्व, फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। 150 वर्ष पूर्व पंजाब प्रांत में पहली बार रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, तब कौन सा पूरा स्थल प्राप्त हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको एक बता दूं, कराची और लाहौर के बीच रेल पटरियां बिछाई जा रही थी, तब कोई हमें जो रेल पटरी बिछा रहे थे उनको कोई अवशेष मिलने लगे, उनको लगा कि ये पता नहीं क्या है, 150 साल पहले की बात है, तब पता चला उस जगह का नाम रखा गया हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता मिली थी जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, जो पाकिस्तान में है, ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है और वो कब मिली थी? 150 साल पहले मिली थी, 150 साल पहले मिली थी। कहाँ पर? जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैंधव सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? ठीक है, सैंधव सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन, चित्रकारी, कृषि। तो इनका जो मुख्य पेशा था वो था कृषि। ठीक है, आप याद रखेंगे सैंधव सभ्यता का मुख्य पेशा था कृषि। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मिली। देखा, अभी बात की थी हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं उन पर क्या अंकित था? ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो जो मोहरें थी वो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 500 मोहरें अकेले मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मतलब मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हैं। और किन किन के चित्र बने थे मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि पूछा जाता है। एक सींग वाले वृषभ के, ये है थर्ड, इसका आंसर है। एक सींग वाले सांड यानी कि वृषभ के सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, सर्वाधिक चित्र मिले हैं एक सींग वाले सांड के। और किस किस के मिले हैं? कुत्ते के, भैंस के, गैंडे के, हिरन और बाघ के। ठीक है, और एक चीज़ और पूछी जाती है कि किसके नहीं मिले हैं, तो किसके नहीं मिले हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पक्षियों के चित्र नहीं मिले हैं, ये बोला है पक्षियों के चित्र नहीं मिले हैं, ऊंट के चित्र नहीं मिले हैं, और मानव और अर्धमानव के भी चित्र मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद का पाठ था, मैंने आपको बताया बहुत टफ होता है, तो सब तो पढ़ नहीं सकते, कुछ लोग उसको पढ़ पाते थे, तो उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे पंडित, ब्राह्मण, होत्र। क्या कहते थे? तो उनको कहते थे होत्र। आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद पढ़ता था, उसे होत्र कहते थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अस्तो माँ सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये सुना होगा, ये सबने पढ़ा है, अस्तो माँ सद्गमय, और पूछा भी जाता है। तो अस्तो माँ सद्गमय जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सामवेद से नहीं, अथर्ववेद से नहीं, वो ऋग्वेद से लिया गया है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 9वें मंडल से लिया गया है। पूछा जाता है कई बार कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद कितने मंडलों और कितने सूक्तों से बना है? फ्रेंड्स, ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है, तो उसमें कितने मंडल और कितने सूक्त होते हैं इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। आपको ये नंबर वाइज थोड़ा सा याद कीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव किसे प्राप्त है? ठीक है फ्रेंड्स, संगीतात्मक मतलब जो गाने के लिए है, और सबसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रथम, क्योंकि इससे पहले देखो, वेद काल से पहले तो कोई पुस्तक लिखी ही नहीं जाती थी, है ना। सबसे पहले तो वेदों में जो ऋग्वेद वैदिक काल था,
उसी में ही पुस्तकें लिखने शुरू हुई, क्योंकि वैदिक काल से पहले तो लिखना आता नहीं था, लिखा जाता नहीं था। तो वैदिक काल में जब पुस्तकें लिखनी प्रारंभ हुई तो सबसे पहली जो संगीतात्मक पुस्तक थी, सबसे प्रथम जो थी संगीतात्मक पुस्तक, वो थी सामवेद। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक है, सा से आप याद कर सकते हैं संगीत, यानी कि सामवेद जो है वो संगीतात्मक पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको किस लिए बनाया गया था, इसको ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को, जो ऋग्वेद में मंत्र दिए गए थे उनको गाने योग्य बनाने के लिए। जैसे ऋग्वेद के मंत्र थे, हमने देखा है कई मंत्र हैं जो हम गाकर बोल सकते हैं, जैसे अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो इस टाइप से मंत्रों को याद करने के लिए, बोलने के लिए, थोड़ा गाने से होता ही है कि थोड़े गाने से जल्दी याद हो जाता है या अच्छा लगता है सुनने में, तो गाने योग्य बनाने के लिए ही सामवेद की रचना की गई थी। इसलिए आप याद रखेंगे कि सा से सा, यानी कि सबसे प्रथम जो संगीतात्मक पुस्तक थी वो थी सामवेद। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो है 180 नंबर का क्वेश्चन, कि कौन सा ग्रंथ है जो पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है। ठीक है, पद्यात्मक भी है और गद्यात्मक भी है। गद्यात्मक तो अभी, पद्यात्मक तो देखो, पद्यात्मक का मतलब होता है, पद्यात्मक का मतलब होता है जो पोयम की तरह होता है, और गद्यात्मक का मतलब होता है जो लिटरेचर की तरह होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो पद्यात्मक भी है और गद्यात्मक भी है, तो वो कौन सा है, वो है यजुर्वेद। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए य पद्यात्मक भी है, पद्य में भी य आ रहा है, ये देखिए, और गद्यात्मक में भी य आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, पद्यात्मक में भी य है, गद्यात्मक में भी य है, तो आप य से याद रखेंगे, य से यजुर्वेद। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आया कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, जिसमें य आप देखेंगे य और यजुर्वेद में भी य है, यानी कि पद्यात्मक और गद्यात्मक कौन है, वो है यजुर्वेद, और संगीतात्मक कौन है, वो है सामवेद। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर समझ आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।